कल की क्लास में हम लोग चर्चा किए थे मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण की क्रियाविधि, जिसमें हम आपको बता चुके थे कि मूल रोमों के द्वारा जल कैसे अवशोषित होता है। उसमें मैंने आपको बताया था ऑस्मोसिस के द्वारा, ऑस्मोसिस, डीपीडी और ट्रांसपायरेशन पुल इत्यादि के कारण जो है इन बलों के द्वारा, इस प्रक्रियाओं के द्वारा मूल रोमों द्वारा जल अवशोषित होता है और यह जो जल है वो पत्तियों तक या पौधे के संपूर्ण भाग तक जल एवं खनिज लवण को सप्लाई कर दिया जाता है। तो आज एक आपका है रसारोहण, एक टॉपिक है रसारोहण। रसारोहण मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण के बाद आपका नया टॉपिक है रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण। तो रसारोहण का अर्थ क्या है? रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप का डेफिनेशन क्या है? मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं रसारोहण। अभी कल हम लोग चर्चा किए थे मूल रोमों द्वारा जल कैसे अवशोषित होता है, और मूल रोमों द्वारा जब जल अवशोषित हो गया तो वो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, इसके विषय में हम लोग आज जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप इसको कहते हैं। तो पौधे द्वारा जो अवशोषित जल है वह पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं रसारोहण। यानी एकदम सिंपल अगर हम बात करें, पौधों द्वारा अवशोषित जल का पत्तियों तक पहुंचना रसारोहण कहलाता है। मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल का या पौधों द्वारा अवशोषित जल का डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा। मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल या पौधों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक, जल का पत्तियों तक पहुंचना, यह प्रक्रिया रसारोहण कहलाती है। अब रसारोहण में तीन तरह के फोर्स काम करते हैं, तीन प्रकार के बल काम करते हैं। इन बलों के द्वारा ही रसारोहण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो जब तक आप तीन बलों के विषय में नहीं जान लेंगे, रसारोहण की पूरी प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रसारोहण में कौन कौन से बल काम करते हैं। तो पहला है आपका ससंजन बल। ससंजन बल, कोहिजन फोर्स, कोहिजन फोर्स। दूसरा है आसंजन बल, आसंजन बल, एडिशन फोर्स, एडिशन फोर्स। तीसरा है ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन पुल, ट्रांसपायरेशन पुल। तो एसेंट ऑफ सैप की जो हमारी प्रक्रिया है, रसारोहण की प्रक्रिया है, कहने का मतलब यह कौन सी प्रक्रिया? रसारोहण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। इसमें तीन प्रकार के बल काम करते हैं और तीन प्रकार के बल को जानना बहुत जरूरी है, जिसमें मैंने आपको बताया ससंजन बल, कोहेजन फोर्स, आसंजन बल, एडिशन फोर्स, और ट्रांसपायरेशन पुल, वाष्पोत्सर्जनीकरण बल, जिसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जनीकरण बल, वाष्पोत्सर्जनीकरण बल, वाष्पोत्सर्जनीकरण बल। यानी तीन तरह का। पहले तो आप जानेंगे पहले ससंजन बल क्या है। एकदम ज्यादा न बात करके एक लाइन में आपको बताएंगे। ससंजन बल ऐसा बल है जो समान परमाणुओं के बीच लगता है। समान परमाणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजन बल कहते हैं। जैसे जल का एक परमाणु है, दूसरे जल के परमाणु के बीच बल लग गया, तीसरा एक दूसरे से बदलते जाते हैं। जैसे जल की बूंद, एक बूंद है, उसमें एक बूंद और डालेंगे चिपक जाएगी, फिर दूसरी उसमें बूंद डालेंगे चिपक जाएगी। अगर यहाँ पर केमिस्ट्री बात करेंगे तो कहेंगे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जल के ढेर सारे परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही जल का एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करें तो ससंजन बल के द्वारा, कोहेजन फोर्स के द्वारा ही जल का एक अणु, कोहेजन फोर्स के द्वारा ही जल का एक अणु दूसरे अणु से जुड़ रहा है।
यह एक विशेष प्रकार का बल है जो समान परमाणुओं के बीच बल लगता है। जैसे जल के परमाणुओं के बीच लगने वाला बल। समान परमाणु इसलिए क्योंकि जल का परमाणु एक दूसरे जल के परमाणु से जुड़ेगा तो परमाणु समान हो जाएगा। तो इस बल को क्या कहते हैं? सासंजन बल। यानी एक चीज क्लियर हुआ, समान परमाणु के बीच लगने वाले बल को सासंजन बल कहते हैं। दूसरा आसंजन बल की अगर हम बात करें तो यहाँ समान परमाणु था, यहाँ विभिन्न परमाणु हो जाएगा या भिन्न परमाणुओं के बीच लगने वाला बल हो जाएगा। भिन्न परमाणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजन बल कहते हैं। जैसे हम कभी जल को कांच की गिलास में ग्लास में हम पानी अगर लेकर उसको पीते हैं तो आपने देखा होगा कि ग्लास की दीवार पर जल की कुछ बूंदें चिपकी रहती हैं। ये आपके पर्सनल एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देख सकते हैं। जब ग्लास में हम लोग पानी पीते हैं तो ग्लास की दीवार से कुछ जल की बूंदें चिपकी रहती हैं। तो यहाँ विभिन्न परमाणु हो गए, एक जल का बुंद है, दूसरा आपका ग्लास का कण है। तो यहाँ पर जो बल लगा है वो आसंजन बल हो गया। विभिन्न यानी भिन्न परमाणुओं के बीच यह फोर्स लग रहा है। तो भिन्न परमाणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजन बल कहते हैं और समान परमाणुओं के बीच लगने वाले बल को सहसंजन बल कहते हैं, कोहिजन फोर्स और एडिशन फोर्स। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर सहसंजन और आसंजन बल की तो बात हो गई, तो अगर यहाँ रसारोहण की प्रक्रिया में यहाँ पर कैसे लग रहा है इसको हम अभी समझा रहे हैं आपको। तो इसको सहसंजन आसंजन बल अगर क्लियर हो गया तो यहाँ ट्रांसपायरेशन पूल की बात करें। एक बात यहाँ पर हम आपको बताएंगे, ट्रांसपायरेशन पूल। तो ट्रांसपायरेशन पूल होता क्या है? आप लोग एक चीज नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन जानेंगे तब ट्रांसपायरेशन पूल जानेंगे। वाष्पोत्सर्जनीकरण बल जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इन स्टोमेटा के द्वारा जो पौधे अवशोषित जल जो पौधा करता है वो वाष्प के रूप में बाहर जाता है। इन छोटे छोटे छिद्रों से होकर जल भाप के रूप में बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द लिविंग सरफेस, ये प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन। यानी जीवित सतह से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, यह कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। और आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये लीफ है मान लीजिए, और इस लीफ में छोटे छोटे आपके पोर्स हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा कह रहे हैं, रंध्र कह रहे हैं। तो यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल वेपर के रूप में निकल रहा है, वाष्प के रूप में निकल रहा है, तो वाष्प के रूप में जैसे ही वो ऊपर की ओर निकल रहा है तो नीचे से जल का एक परमाणु दूसरे परमाणु को यहाँ पर एक प्रकार के बल के द्वारा ऊपर खींच रहा है। जब यहाँ से जल भाप के रूप में निकला तो नीचे से जल का अणु फिर भाप बनने के लिए ऊपर आ रहा है। तो जब ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर एक प्रकार का पुल काम कर रहा है, एक प्रकार का फोर्स काम कर रहा है, जिसके कारण जल का एक परमाणु दूसरे परमाणु से लगा हुआ है और वह बराबर एक परमाणु को दूसरे परमाणु को बराबर लगा हुआ है और एक दूसरे को खींच रहा है। और जल का जो वेपर है वो बराबर बन के वाष्प के रूप में निकल रहा है। तो यहाँ पर वाष्प के रूप में निकलने की अगर हम बात करें तो जल के ही मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, और जल के जब अणु बाहर निकल रहे हैं तो किस प्रक्रिया के द्वारा? इवापोरेशन के द्वारा। और वो सरफेस कैसा है? लिविंग सरफेस है। तो आप जान रहे हैं कि लिविंग सरफेस से ही जब बाहर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो बल लग रहा है, जो कि बराबर एक प्रकार का प्रेशर लग रहा है, ऊपर जब वेपर बनी, वाष्प बनी, तो वहां का एरिया जब खाली हो गया, वाटर मॉलिक्यूल वाष्प के रूप में जब निकल गया तो ऊपर का जो सरफेस एरिया है वो खाली हो गया। तो दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वेपर के रूप में बाहर निकलने के लिए नीचे से बराबर एक प्रकार का लेयर बनाया रहता है जो बराबर वाष्प के रूप में निकलता रहता है। तो नीचे से जल का वाष्प के रूप में निकलने की ये जो प्रक्रिया है, एक प्रकार का फोर्स काम करता है ऊपर की ओर वेपर के रूप में निकलने के लिए। तो इस बल को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जनीकरण बल। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि मूलरोमों द्वारा यानी पौधों द्वारा जो अवशोषित जल है वो वाष्प पत्तियों तक पहुंचने की प्रक्रिया रसारोहण कहलाती है। तो हम लोग रसारोहण जान लेते हैं। ये तीनों टॉपिक जब तक नहीं जानेंगे तब तक रसारोहण आपको नहीं समझ आएगा। तो रसारोहण की अगर हम बात करें
तो पौधों द्वारा अवशोषित जो जल है वो पत्तियों तक पहुंचने की प्रक्रिया रसारोहण कहलाती है, जिसमें 3 प्रकार के फोर्स काम करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कोहेजन फोर्स, एडिशन फोर्स और ट्रांसपायरेशन पुल, जिसमें शासनजन बल, आसंजन बल और वाष्पोत्सर्जनीकरण बल काम करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारा मान लीजिए प्लांट है और ये है आपके रूट है, और इन्हीं रूट में ढेर सारे रूट हेयर निकले रहते हैं और जिनको हम लोग मूल रोम कहते हैं। और ये मूल रोम जो मिट्टी में दबे रहते हैं, तो यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स के बीच, तो इसके बीच में जो वाटर होता है जिसको हम लोग कैपिलरी वाटर कहते हैं, जिसको हम लोग कैपिलरी वाटर कहते हैं, कैपिलरी वाटर कहते हैं। और पौधा जो होता है वो केवल कैपिलरी वाटर को अवशोषित करता है, न कि ग्रेविटेशनल वाटर को। आप कहेंगे सर कैपिलरी वाटर को क्यों अवशोषित करता है? क्योंकि सॉइल पार्टिकल के मध्य जो बल काम करता है, बीच में जो बल होता है, कैपिलरियों के बीच जो जल होता है, वह किसी फोर्स के द्वारा बंधा नहीं रहता है, और किसी फोर्स के द्वारा बंधा न होने के कारण, किसी फोर्स के द्वारा बंधा न होने के कारण वो पौधे कैपिलरी वाटर को एक्सेप्ट करते हैं। और ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधा होता है, इसलिए पौधे ग्रेविटेशनल वाटर को अवशोषित नहीं करते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर को पौधे अवशोषित नहीं करते हैं क्योंकि पौधे ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, जल जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बंधा होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कोहेजन फोर्स, एडिशन फोर्स और ट्रांसपायरेशन पुल के द्वारा हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका जो लेयर है किस तरीके से पत्तियों तक पहुंच रहा है, और उसको देख लेते हैं। जब यहाँ पर पौधा मूल रोमों द्वारा जल को अवशोषित किया, कल की क्लास में मैंने जिक्र किया था, परासरण के द्वारा मूल रोमों द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल कैपिलरी वाटर को अवशोषित किया, और अवशोषित करने के बाद यहाँ पर अवशोषित करने के बाद जब मूल रोमों द्वारा जल अवशोषित हो गया तो ये आपका स्टेम है। अब यहाँ पर जल का एक अणु दूसरे अणु से, जल का एक अणु दूसरे अणु से बराबर जुड़ता जा रहा है। और मैंने अभी बताया कि जब जल का एक अणु दूसरे अणु से जुड़ता है तो वहां एक प्रकार का फोर्स काम करता है, उस फोर्स को हम लोग कौन सा बल कहते हैं? शासनजन बल। तो यहाँ देख रहे हैं जल का ये अणु है, जल का एक अणु दूसरे अणु से जुड़ता जा रहा है, और तो जल का एक अणु जब दूसरे अणु से जुड़ता जा रहा है तो समान परमाणुओं के बीच यह फोर्स काम कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे शासनजन बल। तो जल शासनजन बल के द्वारा ऊपर चला गया। अब इसमें आप कहेंगे कोई एडिशन फोर्स कहाँ काम कर रहा है? तो ये जो जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम जालिकाएं हैं, इनके बीच आपका ये स्टेम हो गया और ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, और ये आपके जाइलम वेसल्स हैं, जालिकाएं हैं, ये आपके भिन्न परमाणु समूह हो गए। तो यहाँ वाटर के बीच जो फोर्स काम किया वो आपका कोहेजन फोर्स हो गया, और यहाँ पर एडिशन फोर्स जो है जाइलम वेसल्स और वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर आपका एडिशन फोर्स हो गया। यानी ये पर यहाँ पर जो जल है नीचे से मूलोमों द्वारा जो अवशोषित जल है वो स्टेम से होता हुआ लीफ तक कितने बलों के द्वारा पहुंचा? आपका एक कोहेजन फोर्स हो गया जो समान परमाणुओं के बीच लगा, और दूसरा एडिशन फोर्स जो विभिन्न परमाणुओं के बीच लगा। अब यहाँ तक जब पत्तियों तक ये वाटर मॉलिक्यूल पहुंच गए तो मैंने अभी चर्चा किया है आपको कि इसमें रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। अब ये लिविंग सरफेस है, सजीव सतह है, तो लिविंग सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट होगा, और इवापोरेट होगा तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा। तो जैसे ही यहाँ पर पत्ती का जो सतह है वहां से स्टोमेटा के थ्रू ये वाटर मॉलिक्यूल भाप के रूप में निकलेगा, तो एक प्रकार का ऊपर नीचे से ऊपर की ओर वाटर मॉलिक्यूल के आने के लिए एक प्रकार का फोर्स काम करेगा कि ऊपर का जब सतह, यहाँ पर ऊपर का सतह जो वो लीफ का है, वो वहां की एरिया जब खाली होगी तो नीचे से पुनः वेपर बनने के लिए वाटर मॉलिक्यूल लीफ तक आएंगे और वेपर बन के ट्रांसपायरेट होके बाहर हो जाएंगे। तो नीचे से एक प्रकार का फोर्स बराबर ऊपर की तरफ पत्तियों तक जाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को लगता रहता है। इस बल को कहते हैं हम लोग ट्रांसपायरेशन पुल। तो रसारोहण यानी एसेंट ऑफ सैप का जो प्रोसेस है, इसमें 3 तरह के फोर्स काम करते हैं। एक आपका कोहेजन फोर्स, एक एडिशन फोर्स और एक ट्रांसपायरेशन फोर्स। इस तरह से आपने देखा
कि मूलरोमों द्वारा, रूट हेयर के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आपके ऑस्मोसिस के द्वारा मूलरोमों द्वारा अवशोषित हुआ और वहां से फिर पत्तियों तक पहुंचने के लिए ये असेंट एब्सैट का प्रोसेस आपको हम बताए हैं, जिसमें 3 प्रकार के फोर्स काम किए, ससंजन बल, आसंजन बल और ट्रांसवायरेशन फोर्स। तो इस तरह से आपका रसारोहण की पूरी प्रक्रिया होती है। तीनों बल मिलते हैं, वो एडिशन फोर्स, कोहिजन फोर्स और ट्रांसवायरेशन पुल। तो जो मूलरोमों द्वारा यानी पौधों द्वारा जो अवशोषित जल होता है वो पत्ती तक पहुंच जाता है। बस आज के लिए इतना।